हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था कि संसद की कुछ समितियों के बारे में, संसदीय समितियां जो हैं उनके विषय में हम लोगों ने देख लिया था। अब आगे चलिए, अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद संख्या 107 को। आगे जो हम लोग देखेंगे वो है अनुच्छेद संख्या 107। अनुच्छेद संख्या 107 क्या कहता है कि किसी भी विधेयक को पुनः स्थापित करना। पुनः स्थापन, किसी भी विधेयक का पुनः स्थापन। तो देखिए पुनः स्थापन होता क्या है। तो पुनः स्थापन का अर्थ होता है स्थापित करना, किसी भी चीज को स्थापित करना। अब देखिए कोई भी जब विधेयक जो तैयार होता है तो विधेयक से पहले वह उसे हम जो तैयार किया जाता है, कोई भी विधेयक कोई मंत्री नहीं तैयार करते हैं, बल्कि वो तैयार करता है सचिवालय स्टाफ जो होता है, सचिव जो बैठे हुए होते हैं सचिवालय में, वे लोग क्या करते हैं, मसौदा तैयार करते हैं। एक क्या करते हैं, मसौदा तैयार करते हैं, एक कच्चा मसौदा तैयार करते हैं जिसे हम लोग कहते हैं ड्राफ्टिंग। ये लोग क्या करते हैं, ड्राफ्टिंग करते हैं। उसके बाद वो मंत्रियों को सौंपते हैं वो मसौदा, और मंत्री ले जाकर के लोकसभा या राज्यसभा में उसे क्या करते हैं, स्थापित करते हैं। और वहां पर में चर्च होती है, मतदान होता है, ये सब क्या होता है, यही पुनः स्थापन की क्रिया है। तो जैसे देखिए ये है, मान लीजिए हमारा संसद भवन, लोकसभा राज्यसभा है। अब इसके बाहर यहाँ पर में सचिवालय, मान लीजिए देखिए सचिवालय है। यहां सचिवालय में क्या होगा, इसका मसौदा तैयार होगा किसी भी विषय का, किसी भी, चाहे वह रक्षा मंत्रालय से संबंधित हो, रक्षा से संबंधित हो, स्वास्थ्य से संबंधित हो, शिक्षा से संबंधित हो, या सड़क परिवहन, किसी भी चीज से संबंधित हो, तो कच्चा मसौदा या फिर क्या कहते हैं सीए जैसे कानून है उससे संबंध कोई भी संबंधित हो तो वो कच्चा मसौदा तैयार होगा कहाँ, तो सचिवालय में। और उसके बाद ये क्या करेंगे, मंत्रियों को ये मसौदा सौंपेंगे। और उसके बाद क्या होता है, तो मंत्री इस मसौदे को ले जाकर के लोकसभा में स्थापित करते हैं। इसी स्थापित करने की क्रिया को कहते हैं पुनः स्थापन। वो क्या करते हैं, स्थापित करते हैं लोकसभा में या राज्यसभा में भी स्थापित कर सकते हैं पहली बार में। तो मान लीजिए लोकसभा में ही स्थापित किया, लोकसभा में ही पहली बार लेके गए, तो लोकसभा में इसे क्या किया, स्थापित, पूरा स्थापित किया। अब यहाँ पर में उस विधेयक पर में क्या होगा, उस मसौदे पर में चर्च होगा, मतदान होगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ से लोकसभा से ये विधेयक, ये मसौदा क्या होगा, ये जो हमने मसौदा तैयार किया था ये यहाँ से पास हो जाएगा। पहले लोकसभा में स्थापित किए, यहाँ पर प्रस्तुत हुआ, प्रस्तुत होने के बाद इस पर चर्च हुआ, उसके बाद वोटिंग हुआ, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से मान लीजिए लोकसभा से ये विधेयक पास हो गया। पास होने के बाद अब क्या होगा, तो अब दूसरे सदन में जाएगा, अब राज्यसभा में पहुंचेगा, राज्यसभा में भी उसे प्रस्तुत किया जाएगा। प्रस्तुत करने के बाद उस पर में बहस होगी, मतदान होगा, मतदान के बाद यहाँ पर में ये क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। अभी तक ये क्या था, मसौदा था। जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में ये पास हो गया, दोनों सदन में पास हो जाने के बाद ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है विधेयक, विधेयक या बिल, या बिल। ये क्या, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के द्वारा जब ये पास कर दिया जाता है तो ये क्या कहलाता है, विधेयक या बिल कहलाता है। अब देखिए विधेयक या बिल अभी तक ये पूर्ण रूप से पारित नहीं हुआ है। कोई भी विधेयक या बिल कानून तभी बनेगा जब क्या होगा, राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति देंगे। राष्ट्रपति जब उस पर अपना हस्ताक्षर करेंगे तभी कोई विधेयक या बिल क्या हो सकता है, कानून बनेगा। तो इसके बाद लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद पहुंचता है किसके पास, राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के पास पहुंचने के बाद क्या होता है, राष्ट्रपति उस पर में अपना हस्ताक्षर करते हैं। राष्ट्रपति के पास से जब वह पास हो जाता है, राष्ट्रपति जब उस विधेयक या बिल को क्या करते हैं, अपने हस्ताक्षर के द्वारा अपनी अनुमति दे देते हैं, तब वो बन जाता है क्या, तब वो बन जाता है कानून। तब वह क्या बन जाता है, कानून। जैसे सीएए एक कानून है, जैसे सीएए एक कानून है जो कि अभी फिलहाल अब क्या हो चुका है, लागू हो गया है। क्या, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ये एक्ट कब बना, ये एक्ट बनने से पहले क्या था, तो ये बिल था सीएबी। जब लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गया, लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद ये क्या कहलाया, सीएबी। सीएबी के बाद जब राष्ट्रपति ने उस पर अपनी अनुमति दे दी तब वो क्या कहलाया, एक्ट, यानी कानून बन गया। वो क्या बन गया, एक कानून बन गया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ये क्या हो गया, कानून बन गया। तो किस प्रकार से किसी भी मसौदे, किसी विधेयक को लाया जाता है, किस प्रकार से उस विधेयक को
कानून के रूप में परिवर्तित किया जाता है, तो ये इसी प्रक्रिया के द्वारा जब सचिवालय से कच्चा मसौदा तैयार होकर लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पास होते हुए राष्ट्रपति के पास पहुंचता है और राष्ट्रपति उस पर जब अपनी सहमति दे देते हैं तो वो विधेयक क्या होता है, तो बिल के रूप में, एक कानून के रूप में लागू हो जाता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 107 यही कहता है, किसी भी विधेयक को पुनः स्थापित करना, किसी भी विधेयक को पुनः स्थापित करना। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को किसी भी विधेयक को किस प्रकार से पुनः स्थापित किया जाता है। अब देखिए, कुछ विधेयक ऐसे हैं जो कि केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं। प्रथमतः पारित तो दोनों जगह से होना है, दोनों सदन में ही जाएगा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे विधेयक हैं, कुछ ऐसे बिल हैं जो कि लोकसभा से ही प्रारंभ होंगे और कुछ ऐसे बिल हैं जो कि केवल राज्यसभा से ही प्रारंभ होंगे। तो कौन कौन सा है? तो देखिए, लोकसभा से प्रारंभ होने वाला बजट जो है, जब भी बजट प्रस्तुत किया जाएगा तो प्रथमतः वह लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा। बजट जब भी प्रस्तुत किया जाएगा तो पहले लोकसभा में ही आएगा, उसके बाद राज्यसभा में जाएगा। धन विधेयक जब भी आएगा, जब भी पारित होगा, जब धन विधेयक जब भी लाया जाएगा तो सबसे पहले वो कहाँ लाया जाएगा, तो लोकसभा में ही सबसे पहले धन विधेयक को लाया जाएगा, ना कि राज्यसभा में। राज्यसभा में धन विधेयक को लाने की अनुमति नहीं है। हाँ, लोकसभा के द्वारा पास हो जाने के बाद राज्यसभा में लाया जाएगा और राज्यसभा उसे 14 दिन से अधिक नहीं रोक सकती है। ठीक है, धन विधेयक को। उसके बाद वित्त विधेयक भी प्रथमतः लोकसभा में ही लाया जाएगा, पहले राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता है, पहले लोकसभा में ही लाया जाएगा। कौन कौन सा? तो बजट, धन विधेयक और वित्त विधेयक, ये तीनों विधेयक जो हैं सबसे पहले लोकसभा में पास होगा, उसके बाद ही राज्यसभा में जाएगा। लोकसभा से ही इसे क्या किया जाएगा, प्रारंभ किया जाएगा। अब कुछ ऐसे विधेयक हैं जो कि प्रथमतः राज्यसभा द्वारा ही पास किए जाते हैं, पहले राज्यसभा में ही लाया जाएगा। कौन कौन सा है? तो अखिल भारतीय सेवा का निर्माण करना। अभी जैसे देखिए IAS, IPS, IRS, IFS ये सभी हैं, क्या कहते हैं, अखिल भारतीय सेवाएं हैं। इसी तरह की कोई नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन किया जाना हो, कोई नई अखिल भारतीय सेवा का गठन किया जाना हो, तो वो सबसे पहले राज्यसभा के द्वारा ही क्या होगा, सबसे पहले राज्यसभा में ही लाया जाएगा। राज्यसभा में पास होने के बाद तब लोकसभा में पहुंचेगा। ठीक है, वैसे ही राज्य सूची के विषय में यदि कोई कानून बनाना है तो वो सबसे पहले राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा। राज्य सूची के अंतर्गत जितने भी विषय आते हैं उन विषय में से किसी पर में यदि कानून बनाना है तो सबसे पहले इसे राज्यसभा में ही लाना होगा और राज्यसभा द्वारा पारित होने के बाद ही लोकसभा में जाएगा। उसके बाद तीसरा क्या है, तो उपराष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। उपराष्ट्रपति चूंकि राज्यसभा के सभापति भी होते हैं, तो जब भी इनके ऊपर, उपराष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी, यानी उनके ऊपर महाभियोग लगाया जाना होगा, तो सबसे पहले राज्यसभा में ही उसे क्या किया जाएगा, लाया जाएगा। सबसे पहले राज्यसभा से ही यह प्रक्रिया प्रारंभ होगी। तो तीन जो है, बजट, धन विधेयक और वित्त विधेयक, इन तीनों के मामले में लोकसभा के पास शक्ति है कि सबसे पहले लोकसभा में ही इन तीनों को लाया जा सकता है। ठीक है, और लेकिन अखिल भारतीय सेवा, किसी नई सेवा का, अखिल भारतीय सेवा का गठन किया जाना हो, या राज्य सूची के विषय में कोई कानून बनाना हो, या उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाना हो, ये तीनों प्रक्रियाएं सबसे पहले राज्यसभा से ही प्रारंभ होगी, तब जाकर के लोकसभा में पहुंचेगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अनुच्छेद संख्या 108। अनुच्छेद संख्या 108 क्या कहता है कि संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन क्या होता है? तो देखिए, लोकसभा और संयुक्त अधिवेशन बुलाया कब जाता है? संयुक्त अधिवेशन किसी भी विषय पर में जब दोनों में सामंजस्य न बन रहा हो, दोनों लोकसभा और राज्यसभा में सामंजस्य न बन रहा हो, तब राष्ट्रपति क्या करते हैं कि संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। बीच में एक सेंट्रल हॉल है, ठीक है, इसी सेंट्रल हॉल में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को बुला करके एक संयुक्त अधिवेशन, जिसमें लोकसभा के भी सदस्य रहते हैं और राज्यसभा के भी सदस्य वहां भाग लेते हैं, और तब किसी विधेयक पर, किसी बिल पर क्या होती है, वहां चर्चा होती है। तो इसी को कहते हैं संयुक्त अधिवेशन। कब आता है संयुक्त अधिवेशन लाने की आवश्यकता, कब पड़ जाती है? तो देखिए, कुछ स्थितियां हैं जिसमें
संयुक्त अधिवेशन को बुलाने की आवश्यकता पड़ जाती है। कब? तो जब एक सदन द्वारा कोई पारित विधेयक दूसरा सदन अस्वीकार कर दे। एक सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरा सदन क्या करे? अस्वीकार कर दे। मान लीजिए कोई विधेयक लोकसभा में पास हो गया, लेकिन राज्यसभा में गया तो राज्यसभा ने उसे क्या किया? अस्वीकार कर दिया। लेकिन उसे बनाना, उस विधेयक को लाना आवश्यक है। लोकसभा को लग रहा है कि इस विधेयक को लाना क्या है? आवश्यक है। तो वो क्या कर सकती है? राष्ट्रपति से सिफारिश के द्वारा संयुक्त अधिवेशन की स्थापना कर सकते हैं, संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। तो राष्ट्रपति के पास इसकी सूचना जाएगी, तब राष्ट्रपति उस विषय पर में संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। दूसरा है जब एक सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरा सदन 6 माह से अधिक तक रोक दे, 6 महीने से अधिक समय तक रोके रखे, उस पर कोई विचार ही ना करे। अब मान लीजिए लोकसभा में कोई विधेयक पास हो गया, लोकसभा ने किसी विधेयक को क्या किया? पास कर दिया। राज्यसभा में गया और राज्यसभा इसे क्या कर रही है? टाल रही है। लगातार 6 महीने तक इसने उस विधेयक पर कोई विचार ही नहीं किया। चर्च हुआ, चर्च किया, ठीक है, प्रस्तुत हुआ राज्यसभा में, इस पर में कुछ बहस भी हुई, लेकिन इसको क्या कर दिए? साइड करके रख दिए कि यानी ठीक है, इस पर देखा जाएगा, जब इच्छा होगी इस पर में विचार किया जाएगा। तो ऐसी जब स्थिति हो जाए, यानी 6 महीने से अधिक जब राज्यसभा इसे रोक दे, तो क्या हो सकता है? तब इस स्थिति में लोकसभा को लग रहा हो, जब लोकसभा को लग रहा हो कि ना ये विधेयक जो है पास करना आवश्यक है, और राज्यसभा बिना कारण के इसे क्या कर रही है? इसमें विलंब किए जा रही है, तब क्या होगा? तो राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा राष्ट्रपति को कह करके इस पर क्या कर सकती है? संयुक्त अधिवेशन की अपील कर सकती है कि संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाए। तब राष्ट्रपति इस विषय में भी क्या कर सकते हैं? तब इस स्थिति में संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति बुला सकते हैं। उसके बाद जब एक सदन द्वारा दिया गया सुझाव दूसरा सदन मानने से मना कर दे। अब मान लीजिए लोकसभा ने किसी विधेयक को पास किया, ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ केवल लोकसभा द्वारा पास होगा और राज्यसभा में ही किसी विषय को रोका जाएगा या ना पास किया जाए। हो सकता है किसी विषय को राज्यसभा ने ही पास कर दिया हो, लोकसभा में आकर के क्या हो जाए? वह रुक जाए, लोकसभा उसे पास ही ना करे। जैसे मान लीजिए एक सदन के द्वारा दिया गया सुझाव दूसरा सदन मानने से इनकार कर दे। अब राज्यसभा में कोई विधेयक लाया गया, राज्यसभा ने उसे पास कर दिया, लोकसभा में आया, तो लोकसभा के सदस्यों ने क्या किया? उस पर में कुछ सुझाव अपना प्रस्तुत किया कि इस तरह का कुछ इसमें बदलाव होना चाहिए, कुछ नई बातें इसमें जोड़नी चाहिए, कुछ इस तरह की कुछ इसमें सुझाव दिया लोकसभा ने राज्यसभा को, और राज्यसभा क्या करे? इस सुझाव को मानने से ही मना कर दे। लोकसभा को लग रहा हो कि ना ये सुझाव, इसमें ये चीजें आवश्यक है, इन चीजों को जोड़ा जाना चाहिए, लेकिन राज्यसभा क्या करे? जोड़ने से मना कर दे, नहीं, जो हमने लिख करके दिया है, जो हमने तैयार करके दिया है, उसी को पास करना है। तो इस स्थिति में क्या हो सकता है? ऐसी स्थिति में भी संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुला सकते हैं। तो ये 3 स्थिति है जब एक सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरा सदन अस्वीकार कर दे, ठीक है, दूसरे एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरा सदन क्या करे? 6 महीने से अधिक समय तक रोके रह जाए, या एक सदन के द्वारा दिया गया सुझाव अगला सदन मानने से इनकार कर दे, माने ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं? तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन को बुला सकते हैं। तो देखिए, जब संयुक्त अधिवेशन को बुलाया जाता है तो इसमें इसकी जो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं, संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता होती है, इसकी अध्यक्षता लोकसभा के ही सभापति, लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वही इसकी अध्यक्षता करते हैं। अभी तक देखिए 3 बार आपको संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा चुका है। अभी तक में 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा चुका है। कब कब बुलाया गया है? तो देखिए बात, अभी तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा चुका है। पहले दहेज उन्मूलन, दहेज उन्मूलन से संबंधित जब प्रावधान लाया गया था तो उस समय संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था। ये कब बुलाया गया था? तो 1961 में जब दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून बनाया जा रहा था, तो उस समय भी इसे ऐसी स्थिति आ गई थी कि दोनों सदनों द्वारा पारित नहीं हो पाया था, अलग अलग लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग पास नहीं हो पाया था ये कानून। इसीलिए क्या करना पड़ा? इसके लिए भी क्या किया गया? तो इसके लिए संयुक्त अधिवेशन को बुलाया गया था।
ठीक है। दूसरा कब है तो बैंकिंग सुधार, बैंकिंग सुधार के लिए 1978 में बैंकिंग सुधार अधिनियम जब लाया गया था 1978 में, तो इस समय भी लोकसभा और राज्यसभा में क्या हो गया था, असहमति बन गई थी, जिसके कारण दोनों अलग अलग पास, दोनों जगह, एक सदन में तो पास हो गया लेकिन दूसरे सदन में पास नहीं हो पाया था। तो इसके लिए भी, बैंकिंग सुधार के लिए भी 1978 में क्या किया गया था, तो संयुक्त अधिवेशन को बुलाया गया था। उसके बाद आतंकवाद से संबंधित एक कानून बनाया गया था, पोटा। इसके लिए भी 2002 में संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था। इसके लिए कब बुलाया गया था, तो 2002 में जब आतंकवाद विरोधी कानून लाया गया था, पोटा, तो उस समय में भी दोनों सदन में अलग अलग पास नहीं हो पाया था, तो जिसके कारण राष्ट्रपति को संयुक्त अधिवेशन की बुलाना पड़ा था। और 3 बार अभी तक में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा चुका है। दहेज उन्मूलन के लिए 1961 में, बैंकिंग सुधार के लिए 1978 में, और आतंकवाद संबंधित पोटा कानून के लिए 2002 में 3 बार अभी तक संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा चुका है। ठीक है। देखिए, संयुक्त अधिवेशन जब बुलाया जाता है तो इसमें लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वही इसकी क्या करते हैं, अध्यक्षता करते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं। अब देखिए, लोकसभा के सदस्यों की संख्या अधिक होती है, संख्या बल अधिक होने के कारण क्या होता है कि लोकसभा के इच्छा अनुसार इसमें क्या हो जाता है, नतीजे निकल जाते हैं। इसमें जो रिजल्ट निकलता है संयुक्त अधिवेशन में, तो वो लोकसभा की इच्छा अनुसार इसमें नतीजे निकल जाते हैं, रिजल्ट निकलते हैं। क्यों? देखिए, लोकसभा के पास 545 सदस्य हैं, राज्यसभा के पास 245 सदस्य हैं। राज्यसभा के पास 545 और इसके पास 245 सदस्य हैं। दोनों को जोड़ दिया जाए तो 790 टोटल सदस्यों की संख्या होती है। इसका 50% से अधिक चाहिए साधारण बहुमत के लिए। साधारण बहुमत के लिए यानी 395 सदस्यों की सहमति हो जाए, 395 सदस्य यदि सहमति हो जाए, वोटिंग कर दे, तो क्या होगा, कानून बन जाएगा। लेकिन अकेले लोकसभा के पास यहाँ 545 सदस्य है, तो लोकसभा आसानी से किसी भी विधेयक को संयुक्त अधिवेशन के द्वारा क्या कर सकती है, पास करवा सकती है। किसी भी समय में यदि लोकसभा को लगे कि नहीं, राज्यसभा के द्वारा किसी विधेयक पर में अधिक समय लिया जा रहा है या अधिक इसे लेट किया जा रहा है, या कोई सुझाव दे, सुझाव मांगने से इनकार कर दे, किसी भी स्थिति में लोकसभा को लगे कि ना हमको ये विधेयक पास करवाना है, राज्यसभा नहीं चाह रही है, तो वो क्या कर सकती है, संयुक्त अधिवेशन बुला करके उसे अपनी इच्छा अनुसार पास करवा सकती है। यदि राज्यसभा द्वारा पास कर दिया जाता है तो ठीक है, यदि नहीं पास किया जाता है तो संयुक्त अधिवेशन में राज्यसभा की कोई सदस्यों की कोई किसी प्रकार से कोई महत्व, वहां पर महत्व रह ही नहीं जाता है, क्योंकि केवल बहस करने मात्र से। उसके अलावा रिजल्ट तो लोकसभा के पक्ष में ही आना है, लोकसभा जो चाहेगी उसी पक्ष में रिजल्ट आएगा। क्यों? देखिए, दोनों मिलाकर के 790 सदस्य होते हैं, जिसमें 395 वोट चाहिए विधेयक को पास करने के लिए। लोकसभा के पास अकेले 545 सदस्य हैं, तो वो क्या कर सकता है, आसानी से इसमें किसी भी विधेयक को पास करवा सकता है। तो आसानी से किसी भी विधेयक को पास न कराया जा सके, जो जरूरी के कुछ विशेष ऐसे विधेयक हैं, कुछ ऐसे विशेष दिए गए हैं, जिसे कुछ विशेष अधिनियम ऐसे हैं, कुछ विशेष जिस पर में क्या हो सकता है, जिसमें संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है, जैसे संविधान संशोधन। संविधान संशोधन विधेयक जब भी लाया जाएगा, संविधान संशोधन विधेयक, तब इस स्थिति में इसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों से अलग अलग ही पास कराना पड़ेगा। इसके विषय में हम संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकते हैं।
ठीक है। संविधान में यह भी दिया गया है कि संविधान संशोधन विधेयक पर में संविधान संशोधन संबंधी कानून बनाने के लिए संविधान में यदि कुछ संशोधन करना है तो वहां हम क्या कर सकते हैं, यहाँ हम संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाएंगे, यहाँ दोनों विधेयक दोनों सदनों में क्या करना होगा, अलग अलग ही पास कराना होगा। नहीं तो लोकसभा के पास बहुमत अधिक होने के कारण, संख्या बल अधिक होने के कारण लोकसभा अपनी इच्छा अनुसार क्या कर सकती है, संविधान संशोधन भी कर सकती है। तो इसीलिए संविधान संशोधन को संयुक्त अधिवेशन से अलग रखा गया है कि संविधान संशोधन में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाएगा। ठीक है, तो ये थे संविधान संशोधन से संबंधित और संयुक्त अधिवेशन से संबंधित, जो कि अनुच्छेद संख्या 108 में था। अब आगे हम लोग कुछ देखते हैं अनुच्छेद संख्या 109। अनुच्छेद संख्या 109 को हम लोग देखते हैं। इसमें क्या कहता है, धन विधेयक के विषय में, धन विधेयक इसमें धन विधेयक के विषय में कुछ बताया गया है अनुच्छेद 109 में। इसमें कहा गया है कि धन विधेयक लोकसभा से ही प्रारंभ किया जा सकता है। धन विधेयक क्या होगा, जब भी लाया जाएगा तो लोकसभा में ही पहली बार लाया जाएगा और राज्यसभा इसे 14 दिनों से अधिक नहीं रोक सकती है। धन विधेयक जब भी लाया जाएगा तो कहाँ लाया जाएगा, लोकसभा में, और राज्यसभा 14 दिनों से अधिक नहीं रोक सकती है, 14 दिनों से अधिक नहीं रोक सकती है। किसे, धन विधेयक को। धन विधेयक पर राज्यसभा द्वारा दिया गया कोई भी सुझाव लोकसभा मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। यदि धन विधेयक के विषय में, धन विधेयक पर में यदि राज्यसभा कुछ अपना विचार देती है, कुछ सुझाव देती है, तो लोकसभा इस सुझाव को मानने के लिए बाध्य नहीं है। इसकी इच्छा होगी तो मानेगी, नहीं इच्छा होगी तो नहीं मानेगी। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका जो निर्धारण है वह कौन करेगा, तो वह लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही क्या किया जा सकता है, लोकसभा में लाया जाएगा। यदि धन विधेयक लाना है तो राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देनी होगी कि हम इस प्रकार का धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो धन विधेयक लाने से पहले राष्ट्रपति को सूचना देनी होगी। धन विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करेगा, तो लोकसभा का अध्यक्ष ही करेगा। धन विधेयक पर राज्यसभा द्वारा दिया गया कोई भी सुझाव लोकसभा मानने के लिए बाध्य नहीं है। धन विधेयक प्रथमतः लोकसभा में ही पारित लाया जाएगा और राज्यसभा इसे 14 दिनों से अधिक समय तक नहीं रख सकती है। यदि 14 दिनों से अधिक, 14 दिन पूर्व जाते हैं, 14 दिनों में यदि पास करके भेज देती है तो राज्यसभा द्वारा पास माना जाएगा। यदि 14 दिन से अधिक समय तक रोक के रखती है तो ही राज्यसभा के द्वारा इसे पास मान लिया जाएगा धन विधेयक को। ठीक है, आगे अनुच्छेद संख्या 110। इसमें जो है, इसमें धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। धन विधेयक की परिभाषा, धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद संख्या 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। तो धन विधेयक होता क्या है, तो भारत की संचित निधि पर जो जमा की गई निधि है, भारत की संचित निधि पर भारित होने वाला कोई भी व्यय, कोई भी विधेयक, वो क्या कहलाएगा, धन विधेयक कहलाएगा। वैसा कोई भी विधेयक जो कि भारत की संचित निधि पर भारित हो, भारत की संचित निधि पर भारित हो, संचित निधि पर भारित कोई भी विधेयक धन विधेयक कहलाएगा। जो भी विधेयक, कोई भी विधेयक जो कि संचित निधि पर भारित हो वो क्या कहलाएगा, धन विधेयक कहलाएगा। सरकार के द्वारा लिया गया ऋण भी धन विधेयक ही कहलाएगा, क्योंकि सरकार ने जो कर्ज लिया है वो तो हमारे संचित निधि पर एक तरह का भारित व्यय ही है, भारतीय, क्योंकि उसे चुकाना तो पड़ेगा। चुकाएंगे कहाँ से, तो भारत की जो संचित निधि है उसी से निकाल कर चुकाएंगे। तो आज चुकाएं या 5 साल बाद चुकाएं, तो है तो वो क्या व्यय ही होगा, संचित निधि पर ही भारित होगा, संचित निधि पर ही आकर के गिरेगा। तो इसीलिए संचित निधि पर भारित कोई भी व्यय क्या कहलाएगा, धन विधेयक ही कहलाएगा। ठीक है, ये अनुच्छेद संख्या 110 में कहा गया है।
उसके बाद देखिए 111 में कहा गया है, अनुच्छेद संख्या 111, अनुच्छेद संख्या 111 में क्या कहा गया है कि विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति, विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति। देखिए किसी भी विधेयक पर जब तक राष्ट्रपति की अनुमति न हो वो क्या कभी भी कानून नहीं बन सकता है। जब तक राष्ट्रपति उस पर अपनी अनुमति ना दे दें वो कानून नहीं बनेगा। तो कानून बनाने के लिए किसी भी विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होगी। तो राष्ट्रपति के पास भी कुछ पावर है, राष्ट्रपति किस तरह से अनुमति देगा या ना दे सकता है, इस संबंध में भी राष्ट्रपति के पास कुछ क्षमता है। जिसे हम लोगों ने राष्ट्रपति के विषय में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने देखा था कि राष्ट्रपति के पास 3 वीटो के पावर है, 3 तरह के वीटो हैं। कौन कौन सा? तो अत्यंतकारी वीटो, ऊपर में लिखते हैं, कौन कौन सा है? तो अत्यंतकारी वीटो, अत्यंतकारी वीटो जिसे कहते हैं एब्सोल्यूट वीटो भी कहते हैं। एब्सोल्यूट वीटो, अत्यंतकारी वीटो। दूसरा क्या है? दूसरा है निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो, इसे इंग्लिश में कहते हैं सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो। तीसरा क्या है? तो तीसरा है जेबी वीटो। जेबी वीटो, जेबी वीटो यानी पॉकेट वीटो। तीन तरह के राष्ट्रपति के पास इस संबंध में शक्तियां हैं। कौन कौन सा? अत्यंतकारी वीटो, विलंबनकारी, निलंबनकारी वीटो और जेबी वीटो। 3 तरह के वीटो पावर है। अत्यंतकारी वीटो में क्या होगा? तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? किसी भी विधेयक, जो विधेयक आया है उसे क्या करेंगे? वापस कर देंगे, यानी रद्द कर देंगे। जो भी विधेयक है उसे क्या कर सकते हैं? वापस कर देंगे कि भाई इस पर विधेयक को रद्द कर सकते हैं। तो लेकिन और दूसरा क्या है? निलंबनकारी वीटो। तो इसे क्या करेंगे? एक बार विधेयक को वापस कर सकते हैं कि आप इस पर पुनः विचार करके आइए। ठीक है। तीसरा है जेबी वीटो। इसमें क्या है? तो इसमें कहेंगे कि इसे अपने पास ही रख लेते हैं, इस पर कोई हस्ताक्षर नहीं करते हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। कहते हैं ठीक है, इस पर जब हम इसे हम आराम से देखेंगे, जब इस पर मेरी इच्छा होगी हम इस पर में क्या करेंगे? अपना अनुमति देंगे। तो अत्यंतकारी वीटो, इसे क्या करते हैं? तो राष्ट्रपति किसी विधेयक को सीधे सीधे रद्द कर देते हैं। लेकिन 1976 में इसे क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया, में समाप्त कर दिया गया कि राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को डायरेक्ट रद्द नहीं कर सकते हैं, किसी भी विधेयक को समाप्त नहीं कर सकते हैं। जे अत्यंतकारी वीटो, जिसे 1976 में क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया। दूसरा क्या है? निलंबनकारी वीटो। इसे क्या कर सकते हैं? राष्ट्रपति एक बार विचार के लिए, पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं संसद को कि आप इस पर पुनः विचार करके लाइए। लेकिन जब संसद से यदि पुनर्विचार करके उस पर में पुनः वैसा का वैसा भी यदि ला करके दे दिया गया विधेयक, तो दोबारा क्या होगा? तो राष्ट्रपति उस पर में अनुमति देने के लिए बाध्य हैं दोबारा में। तीसरा है जेबी वीटो। इसे क्या करते हैं? तो राष्ट्रपति अपने पास रख लेते हैं, कहते हैं इस पर हम विचार करके कुछ समय में इस पर जवाब, अपने प्रतिक्रिया देंगे। तो उसे क्या कहते हैं? जेबी वीटो। इसे डाक विधेयक संशोधन अधिनियम था, डाक संशोधन विधेयक। हाँ,
डाक संशोधन विधेयक। जब डाक संशोधन विधेयक लाया गया था तो उस समय में राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह। उन्होंने इस विधेयक पर में अपना जेबी वीटो का प्रयोग किया था कि इसे रख लिया था और अगले क्या कहते हैं पुनर्विचार के लिए इसे वापस भी नहीं किया था कि यदि पुनर्विचार करने देंगे वापस आ गया तो उस पर अनुमति देनी है। अत्यंतकारी वीटो को समाप्ति कर दिया गया था 1976 में। तो इन्होंने क्या किया, इसे पॉकेट वीटो के तहत अपने पास रख लिया और कहा कि इस पर मैं विचार करके इस तब अपनी अनुमति दूंगा। तो जब उस समय राजीव गांधी की सरकार थी तो उस समय इन्होंने क्या किया, जेबी वीटो का प्रयोग किया, रख लिया। और जब नई लोकसभा का गठन हुआ, अगले नए सदस्य चुन करके आए तो उनके पास इन्होंने क्या किया, ये संशोधन विधेयक, डाक संशोधन विधेयक पुनर्विचार के लिए उनके पास भेजा और वहां से क्या हुआ, ये डाक संशोधन विधेयक समाप्त हो गया, वहां से पुनः इसको पारित नहीं किया गया। तो राष्ट्रपति के पास भी 3 शक्तियां हैं किसी भी विधेयक के संबंध में। तो उम्मीद आज के लिए इसको हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में अब हम लोग देखेंगे बजट से संबंधित कुछ चर्चाएं करेंगे कि बजट क्या होता है, बजट किस प्रकार से आता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आज का हम लोगों का जो ये वीडियो है आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि मैं भी आप लोगों के लिए इसी तरह से वीडियोस बनाता रहूं, आप लोगों के लिए कुछ नया आप लोगों के लिए लाता रहूं। धन्यवाद।